उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने एक संघर्ष के बाद बनाया था और इस धारणा को लेकर बनाया था कि हमारे उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा और हमारे यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ पे संसाधन जुटेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 22-23 साल बाद भी उत्तराखंड के गठन होने के बाद भी कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन उत्तराखंड की जितनी उपेक्षा आज हो रही है, आज जो सरकार सिर्फ नारों पे, मैं कहूँगा या जुमलों पे आधारित दिखाई देती है, लेकिन धरातल में कहीं भी पहाड़ों में ऐसा कोई परिवर्तन, ऐसा कोई रोजगार नहीं हुआ है कि हम सरकार को बधाई दें। मूल निवास भू कानून का पिछले दिनों देहरादून में एक बहुत बड़ा महारैली हुई, जिसमें मैंने भी यहाँ से प्रतिभाग किया अपने साथियों के साथ में। और वो रैली ऐसी रैली थी कि ना तो कोई चंदा करके यहाँ से बसें लेके गया, ना किसी ने किसी को कहा, लेकिन स्वयं इतने लोग उस देहरादून के परेड मैदान में आए थे कि सरकार हिल गई। मैंने देखा कि वास्तव में ये भू कानून और मूल निवास जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि मूल निवास 1950 का जो अध्यादेश माननीय राष्ट्रपति द्वारा एक पारित किया गया था कि 1950 मूल निवास लागू होना चाहिए। उत्तराखंड में आज बाहर के लोग इतने आ गए हैं, मैं कहूँगा कि बांग्लादेश तक के लोग आ गए हैं, नेपाल के तो यहाँ हैं ही, और अन्य देशों के भी लोग हैं, और कई ऐसे लोगों को मूल निवास ले चुके हैं। और आज हमारे यहाँ के युवा साथी मूल निवास के लिए ठोकरें खा रहे हैं। मूल निवास में जो प्राथमिकताएं हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए थी, उनसे आज हम वंचित हो गए हैं। ऐसे ही भू कानून, बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने एक समिट किया था देहरादून में, इन्वेस्टर समिट। सौभाग्य से मैं भी उस समिट कार्यक्रम में, सम्मेलन में मुझे भी आमंत्रित किया गया था, एक उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी होने के नाते जिला अधिकारी द्वारा। तो मैं उस कार्यक्रम में गया था और कई देशों के बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पर आए थे, इन्वेस्टर जिनको बोलते हैं, जो इन्वेस्ट करने आए थे। तो मेरी भी उनसे, एक कनाडा के उद्योगपति थे, उनसे मेरी वार्ता हुई वहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि आप, बोले मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ देहरादून में, उत्तराखंड में, और मैंने कहा आप यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी उनकी कनाडा में शायद कहीं। तो बोले आप कहाँ से आए? मैंने कहा जी मैं पौड़ी ज़िले से आया हूँ। बोला कहाँ है ये? मैंने कहा जी यहाँ से इतने किलोमीटर दूर बद्रीनाथ धाम है जो इसके नज़दीक में है। तो उनको बताना पड़ा, वो तो खैर। मैंने कहा आप हमारे यहाँ एक मैदानी क्षेत्र है, छोटा सा शहर है, नगर निगम है, आप वहाँ इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाइए। बोले सबसे पहला सवाल उन्होंने किया, आपके यहाँ सड़कें कैसी हैं? मैंने कहा जी सड़कें तो हमारे यहाँ नहीं हैं। तो बोला कैसे इन्वेस्ट होगा? तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार ने करोड़ों रुपया उस इन्वेस्ट सम्मेलन में जो है खर्च किया, करोड़ों रुपए। वहाँ पर 2000 या 3000 की क्षमता का एक टेंट लगाया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आए थे और मुख्यमंत्री आए थे, जिन्होंने संबोधित किया था इन्वेस्टरों को। लेकिन वहाँ पर संख्या पहुँची थी लगभग 20,000 के लगभग। तो मैंने ये देखा कि इतना पैसा उन्होंने उस इन्वेस्टर सम्मेलन में खर्च किया। अगर उतना पैसा यहाँ कहीं किसी एक ज़िले में खर्च करते तो यहाँ का ज़िले का कुछ विकास हो जाता। लेकिन जब मैंने उन्होंने कहा कि सब सड़कें आपके यहाँ नहीं हैं तो कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे? तो कहने का मतलब है जब पहाड़ों में सड़कें ही नहीं हैं तो उद्योगपति कैसे आएंगे, कैसे इन्वेस्ट होगा? तो ये तो सिर्फ चौंचलेबाजी और दिखावा सरकार का है। और आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमारी ज़मीनें बाहर के लोगों को दे देंगे और बाहर के लोग यहाँ पे
इंडस्ट्री छोटी मोटी लगाएंगे और बाहर से ही लोगों को लाएंगे और हमारे युवा बेरोजगार तब भी बेरोजगार ही रहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो भू कानून है, जैसे हिमाचल प्रदेश में है कि बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, ऐसे ही यहाँ पे लागू होना चाहिए। और आज हम भले ही संख्या में यहाँ पर कम हो, लेकिन हम काफ़ी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया। हमारे यहाँ के जो नौकरियाँ हैं वो हमारे लोगों के लिए हों। बाहर का आदमी आके यहाँ क्या करेगा? बाहर उसके लिए बाहर बहुत सारी संभावना है, और अगर हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो वो भी बाहर जा सकता है। तो ये जो सारे सवाल हैं ये मूल निवास में निहित है। अगर आप मूल निवास के सवाल को अभी नहीं समझ पाए हैं तो आप समझिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए कोई नौकरी, कोई रोजगार नहीं रह जाएगा। ये जो आज फ्री राशन मिल रहा है ये कितने दिन तक सरकार देगी? एक दिन वो फ्री राशन बंद होने वाला है। और दो लोगों को सरकार ने फायदा दिए, बीजेपी सरकार ने, एक जो सबसे गरीब तबका है जिसे फ्री राशन दे के बहला दिया गया है, और एक जो सबसे अमीर तबका है जिसके हजारों हजार करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, जिसका जो कर्ज का खर्च है वो हम सब के सर पर चढ़ गया है कर्ज के रूप में। आज जो है 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर भारत सरकार पे कर्जा हो गया है, जो कि हम सब पे आएगा। हमारा खुद का स्टेट 80,000 करोड़ रुपए से ऊपर के कर्ज में है, और इसमें से 40,000 करोड़ की ये एसेट्स नहीं दिखा सकते। तो ये जो 2024 और 25 के बाद जब हमारे स्टेट जब ब्याज वापस करना शुरू करेगा और मूलधन वापस करना शुरू करेगा, तो हमारे स्टेट के पास डेवलपमेंट के लिए 1 रुपये नहीं बचने वाला है। सारा जो बजट है वो या तो तनख्वाह में चला जाएगा और या उस लोन को चुकाने में चला जाएगा। तो हमारा डेवलपमेंट जो होना चाहिए, जो हमारी सड़कें बननी है, बिजली, पानी और शिक्षा का जो मामला है, स्वास्थ्य का जो मामला है, उसके लिए हमारी सरकार के पास पैसा नहीं बचेगा। और जो ये सरकारें जिस तरीके से चल रही हैं, ये साफ रूप से ये है कि ये बनिया सरकारें हैं। ये कहती हैं भैया पैसे से ही काम होगा, 2 रुपये का काम है, 10 रुपये दो और काम करा लो। तो ये समझने की जरूरत है कि मूल निवास, इन सभी ये जो सब गड़बड़ हो रही है, इसका जो बुनियादी जो तत्व है वो मूल निवास है जो बचाने वाला है। अगर मूल निवास हमने यहाँ बना लिया और मूल निवासी को पहचान दे दी, उसको संरक्षित कर लिया, सुरक्षित कर लिया, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी समाज को सुरक्षित कर लिया, तो ये समझिए कि आपने अपनी अगली पीढ़ी को कुछ ना कुछ तो दे ही दिया है उनके बचाव के लिए। अगर वो लड़ने भिड़ने वाली पीढ़ी रहेगी तो अपना बचाव कर लेगी, अपना जीवन यापन कर लेगी, मगर अगर वो लड़ने भिड़ने वाली नहीं रही तो स्थितियाँ खराब हो जाएंगी। धन्यवाद उनका, हमें थोड़ी सी इस बारे में जानकारी देने के लिए। और मूल निवास भू कानून, आज मैं भी बेरोजगार हूं तो इसी वजह से हूं कि मूल निवास का सर्टिफिकेट उस समय तो था मेरे पास, परंतु उसे लगाए कहाँ। जरूरत यही है आज हमारी कि कागज तो हमें मिल सकता है, लेकिन हम उस कागज को अप्लाई कहाँ करेंगे, लगाएंगे कहाँ पर। तो मूल निवास भू कानून का बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ में ये भी होना चाहिए कि उसको लगा के रोजगार किस प्रकार प्राप्त होंगे हमें, हमारे बच्चों को, या आने वाले हमारे निकट भविष्य में जो बालक लोग हैं, रोजगार के साधन, रोजगार के जरिए, रोजगार के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह ये इस ब्लॉक स्तर से ये बनने चाहिए ताकि रोजगार मिल सके। वरना एक कागज के लिए आज लड़ाई कर रहे हैं, कागज तो बन जाएगा, फिर उसको अलमारी में ही रखना है। उस कागज को अप्लाई करने के लिए कम से कम रोजगार के साधन जरिए होंगे, जब तभी इस लड़ाई का कोई फायदा हो पाएगा, जिसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पर। जो पूर्व में भी देहरादून में आवाज उठाई थी, तो पहाड़ी स्वाभिमान सेना ने मूल निवास भू कानून के लिए जो इतना बड़ा व्यापक असर से धरना प्रदर्शन किया था, और आज हल्द्वानी में उनकी आवाज उठा रहे हैं। निकट भविष्य में हम भी यही चाहते हैं कि कोटद्वार से भी ऐसी आवाज उठे, परंतु भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि कोटद्वार में लोग जागरूक नहीं है इस मुद्दे के लिए, जानकारी ही नहीं है जब लोगों को।